आतंक के पनाहगाह पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले प्रतिनिधिमंडल में झारखंड के 2 सांसद। गोड्डा में खिलाड़ियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर पैन और वोटर कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों की जांच कराने का किया आग्रह। वर्ल्ड बैंक की टीम ने रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में मत्स्य पालन का लिया जायजा। मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर बल। और रांची में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर राज्य स्तरीय कैरम टैलेंट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राज्य भर के 320 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। आतंक के पनाहगाह पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में राज्य के 2 सांसद शामिल किए गए हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद दुनिया को आतंक परस्त पाकिस्तान के करतूतों से अवगत कराएंगे। देशों की यात्रा पर जाएगा। इस दौरान सांसद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और आतंकवाद पर दुनिया भर में चर्चा करेगा। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में निशिकांत दुबे के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क की यात्रा करेगा। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर की यात्रा करेगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सेरा लियोन की यात्रा पर जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा करेगा। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लात्विया और रूस की यात्रा पर जाएगा। और वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेगा। तो सर्व प्रतिनिधिमंडल सर्वदलीय जो अलग अलग देशों में जाएगा, श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कौन कौन सदस्य हैं वो हम आपको सूची बता रहे हैं और कौन कौन से देश की ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यात्रा करने वाला है वो। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। वे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम है। अपना नाम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शामिल किए जाने पर निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों और भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना है। निशिकांत दुबे के साथ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे। निशिकांत दुबे ने इसे लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा बताया है और कहा है कि वो और ओवैसी एक साथ भारत के लोकतंत्र और मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान और समानता को बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में भारत ने जल विद्युत परियोजनाओं में भी तेजी लाने की कवायद की है ताकि सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियों के पानी का देश हित में भरपूर उपयोग हो सके।
कि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का इस्तेमाल अब भारत की जरूरतों और हितों के हिसाब से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन नदियों पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता और निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण की गति की समीक्षा की है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने जम्मू के किश्तवाड़ जिले का दौरा किया और 390 मेगावाट दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना की संचालन प्रक्रिया और 850 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन रतले जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। किश्तवाड़ के द्राबशाला में स्थित रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। मुख्य सचिव को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा के साथ ही पावर इनटेक स्ट्रक्चर, कॉफर डैम, अंडरग्राउंड पावर हाउस कॉम्प्लेक्स, टेड रेज्ड टनल का दौरा किया। मुख्य सचिव ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने और परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। इससे पहले एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सलाल और बगलिहार परियोजनाओं की 4 मई को फ्लशिंग की थी, जिसके जरिए सलाल और बगलिहार बांध के जलाशयों से 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक की गाद और रेत हटाई गई। सिंधु जल समझौते की वजह से 1987 में तैयार हुई सलाल परियोजना और 2009 में बनी बगलिहार परियोजना में भी पहली फ्लशिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। केंद्रीय जल आयोग ने सिफारिश की है कि इस तरह की फ्लशिंग मासिक प्रक्रिया होनी चाहिए और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी बांध पर बने जलाशय में फ्लशिंग से पहले पाकिस्तान को सूचित नहीं किया जाएगा। सिंधु जल संधि के कारण पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण जम्मू कश्मीर में कई जल विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं, जिनमें चेनाब नदी पर पकलदुल 1000 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट, क्वार 540 मेगावाट, दुलहस्ती 390 मेगावाट और रतले 850 मेगावाट परियोजनाएं शामिल हैं। अब जब सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है तो इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्यों में तेजी आ सकती है। इसके अलावा जम्मू में चिनाब नदी से निकलने वाली रणबीर नहर को चौड़ा, गहरा और उसकी लंबाई बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के जल संसाधन का पूरा उपयोग और उपभोग का अधिकार अब हमारे पास है। जम्मू कश्मीर की लंबित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करके और वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाकर न केवल घाटी को रोशन किया जाएगा बल्कि यहां की बिजली देश के दूसरे राज्यों में भी जाएगी। ऐलान किया जा चुका है और इरादा साफ है, जम्मू कश्मीर के नदियों के एक एक बूंद का इस्तेमाल घाटी के आवाम और देश के हित में होगा। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, श्रीनगर। भारत ने बांग्लादेश पर भी लगाम कसना शुरू कर दिया है। रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड समेत कई वस्तुओं के भूमि मार्ग से आयात पर भारत ने रोक लगा दिया है। पर तत्काल प्रभाव से नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले सामान पर लागू नहीं होंगे। बांग्लादेश से किसी भी प्रकार के रेडीमेड कपड़ों का आयात भूमि पत्तन के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। हालांकि ये सामान नावा, शेवा और कोलकाता के समुद्री बंदरगाहों से होकर आयात किए जा सकेंगे। इसके अलावा फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड पेय, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कपास और सूती धागे के अपशिष्ट, प्लास्टिक और पीवीसी से तैयार सामान तथा लकड़ी से बने फर्नीचर के आयात पर प्रतिबंध रहेगा। इन वस्तुओं को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के किसी भी भू सीमा शुल्क केंद्र अथवा एकीकृत जांच चौकी से होकर तथा पश्चिम बंगाल के चंद्रा बांध और फुलबारी जांच चौकी से होकर आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए प्रतिबंध बांग्लादेश से मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और पत्थर के आयात पर लागू नहीं होंगे। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को एनआईए ने हिसार से गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल चलाती हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल चलाती हैं। जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को हिसार से गिरफ्तार किया गया है और आरोप है कि ज्योति ने भारतीय जगहों से संबंधित संवेदनशील जानकारी शेयर की।
झारखंड समेत देश भर में तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोग देश के वीर सैनिकों के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं। गोड्डा में नेटबॉल खिलाड़ियों और अन्य खेलों के जूनियर खिलाड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न समाज का हर वर्ग मना रहा है। गोड्डा में नेटबॉल खिलाड़ियों और अन्य खेलों के जूनियर खिलाड़ियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान समर्थित और प्रायोजित आतंकवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार और वीर सैनिकों की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया तथा आभार जताया। इस तिरंगा यात्रा में जिले के प्रशासनिक और जिला खेल पदाधिकारी भी शामिल हुए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित की। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा तिरंगा का आन बान शान चाहे किसी भी परिस्थिति में हो झुकना नहीं चाहिए, और इसी के लिए हम लोग ये तिरंगा यात्रा का यहाँ आयोजन किए और आप सभी लोग इसमें शरीक हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोग तिरंगा लिए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आए। उन्होंने यह संदेश दिया कि तिरंगे की आन बान और शान की खातिर देश का हर नागरिक खड़ा है और इससे खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। संताल परगना के अन्य जिलों में भी तिरंगा यात्रा में खास और आम शामिल हो रहे हैं। पाकुड़ में रेलवे स्टेशन मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व सैनिकों के अलावा समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने एक स्वर में कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकपरस्त पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने देश की सुरक्षा में लगे वीर सैनिकों के शौर्य पराक्रम की प्रशंसा की और कहा कि भारत आतंकियों और उनके आकाओं को अब मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आतंक के खिलाफ हमारा भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान सिंदूर के तहत भारतवर्ष जीता है, पाकिस्तान की भारी क्षति पहुंचाए हैं। उसी की जीत में हम लोग ऑपरेशन तिरंगा मतलब तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। तो कश्मीर में जो घटना घटी उसमें देखिए हमारे देश के सेना घुस करके और आतंकवादी को मार करके इस देश का नाम रोशन किया है। इसीलिए हमारे देश के सेना को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर विधायक के वोटर और पैन कार्ड समेत कुछ अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। इस प्रतिनिधिमंडल में रांची विधायक सीपी सिंह और बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण भी शामिल थे। तीन चार जगह नाम का होना वोटर लिस्ट में इस बात को दर्शाता है कि किस कारण से उन्होंने दो पैन कार्ड बनवाया है। ये गड़बड़ी की आशंका नजर आती है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चार जगह नाम का होना भी एक बड़े गड़बड़ी का संकेत देती है। मैंने महामहिम गवर्नर से आग्रह किया है कि आप इसकी व्यापक रूप से जांच करा लें, और मैं जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, उनको भी मत देने वाला हूँ, ज्ञापन चिट्ठी देने वाला हूँ, पत्र देने वाला हूँ, मिलकर भी बात करने वाला हूँ कि भाई न्याय के लिए आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। आप संवैधानिक संस्था है, आप न्याय करिए।
नक्सलियों के खिलाफ जहां एक और सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ अभियान जारी है, वहीं उनके अर्थतंत्र पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद टीएसपीसी के जोनल कमांडर रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण से एनआईए पूछताछ करेगी। विशेष अदालत ने इस सिलसिले में एनआईए को अनुमति प्रदान कर दी है। अब एनआईए 4 दिनों तक उससे पूछताछ करेगी ताकि टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों की तह तक पहुंचा जा सके। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए क्लेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 25 मई को झारखंड दौरा प्रस्तावित है। वे जमशेदपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। राजधानी रांची में भी उनका नागरिक अभिनंदन होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि झारखंड लोकसभा अध्यक्ष के स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि रांची में उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। रांची समेत देश के 222 परीक्षा केंद्रों पर आज जेईई एडवांस की परीक्षा हो रही है। पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर परीक्षार्थियों को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश का अवसर मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की टीम ने रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में मत्स्य पालन का जायजा लिया। इस दौरान टीम में शामिल प्रतिनिधियों ने बताया कि मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर भी बल दिया। वर्ल्ड बैंक और एफडी की 5 सदस्यीय टीम ने रांची, रामगढ़ और हजारीबाग का दौरा किया। टीम ने धुरुआ में कॉमन सर्विस सेंटर पर नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म में मत्स्य कृषकों को पंजीकृत कराए जा रहे प्रक्रिया एवं गतिविधियों को जाना। इसके बाद टीम रामगढ़ पहुंची, जहां कुजुआरा कोल माइंस में केज कल्चर विधि द्वारा मछली पालन को देखकर सदस्य काफी प्रभावित हुए। यहां करीब 70 लोग समूह बनाकर खदान में केज विधि द्वारा मछली पालन कर रहे हैं। हजारीबाग में भी टीम ने मछली पालन की गतिविधियों को देखा। मौके पर टीम के लीडर जूलियन मिलियन ने बताया कि मत्स्य व्यवसाय से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ, सरकार के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो फिशरीज के ऊपर है, जिसमें हमारा पूरा भारत, हमारी स्टेट डिपार्टमेंट सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो हम यही देखना चाहते हैं कि किस तरीके से फिशरीज अभी हो रही है, किस तरीके से हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फ्रांसीसी डेवलपमेंट की निधि बत्रा ने बताया कि हम केंद्र सरकार के साथ फिशरीज पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए फिशरमैन को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है। The fishermen and also how they can, not of the fishermen, of the fish farmer, but also how they can benefit from the project that we're working on with the Department of Fisheries. योजना के तहत पंजीकृत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। रामगढ़ जिला मत्स्य पदाधिकारी ने इस बारे में विस्तार से बताया। मत्स्य किसान को जब ये लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, केज सेक्टर में हैं तो केज में उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, अन्य सेक्टर में काम कर रहे हैं उनमें इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सरकार की जो पॉलिसी है उसके अधीन इनको लाभ दिया जाएगा। कहाँ के लोग आए हुए हैं? मौके पर मत्स्य किसान खुश नजर आए। उन्हें उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर मछली पालन के साथ साथ आसपास के लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बड़ा पैमाने पे मछली पालन करेंगे और यहाँ के अगल बगल के जितने भी विस्थापित यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छा से अच्छा इनकम करेंगे। इस 5 सदस्यीय टीम का नेतृत्व वाशिंगटन डीसी से आए सीनियर फिशरीज इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड स्पेशलिस्ट जूलियन मिलियन ने किया। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट।
पलामू में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कई महिलाओं के जीवन में सुखद बदलाव लाया है। पलामू की नाजिया महबूब बताती हैं कि पहले उन्हें खाना बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से अब उनका काम आसान हो गया है, साथ ही समय की भी बचत हो रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से हम लोगों को दिया गया, जिसका लाभ हम लोगों को मिला और इससे हमारा जीवन बहुत ही आसान हो गया। नाजिया ने आधी आबादी को उज्ज्वला योजना की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जब से गैस आया है तो हम लोगों को जो प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को बहुत ही सुविधाएं प्रदान की हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने निश्चित रूप से महिलाओं के जीवन में सुखद बदलाव लाया है। योजना के तहत मिले निःशुल्क रसोई गैस की वजह से उन्हें रसोई से निकलने वाले धुएं से भी मुक्ति मिली है। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से आज रोम के वेटिकन सिटी में पोप लियो के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। नए पोप लियो 14 का आज वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये समारोह भारत के समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से शुरू किया जाएगा, जो कि पूरे 2 घंटे तक चलेगा। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता वेटिकन सिटी पहुंच चुके हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के पूर्व पोप फ्रांसिस का पिछले महीने 21 अप्रैल को 88 साल की आयु में निधन हो गया था। उसके बाद 8 मई को कार्डिनल ने वोटिंग करके नए पोप के तौर पर लियो का नाम तय किया था। नए पोप लियो का असली नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट है। कैथोलिक परंपरा के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद नए पोप को एक धार्मिक वस्त्र और एक अंगूठी दी जाएगी। ये उपहार नए पोप के पदभार ग्रहण करने का प्रतीक होते हैं। सांसद जोबा मांझी ने सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत खरकई नदी के किनारे मुक्तिधाम परिसर में 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित बायो रेमेडिएशन लेगेंसी वेस्ट प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे बेहतर तरीके से कचरा प्रबंधन हो सकेगा और गंदगी से निजात मिलेगी। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी शशि कुमार ने बताया कि इस प्लांट में प्रति घंटा 50 टन तक के कचरों का रिसाइकिल हो सकता है। पूरा बाजार का कचरा जो निकलता था और इस कचरा के यहाँ डंप हो करके कभी कभी पानी में जैसा बाढ़ आने से सब बहा के ले जाता था और रिसाइक्लिंग मशीन आने से इसका बहुत अच्छा ही अभी तो हमें लग रहा है कि ये जितना प्लास्टिक जो निकल के आ रहा है उसको कहीं ना कहीं और लगा देगा और जो कचरा यहाँ पर निकलता है वो कहीं उपयोग करें। इससे क्या होगा कि जो प्रदूषण है प्रदूषण को भी हम लोग रोक रहे हैं और जो पानी जो कचरा ऐसे हम लोग उसको बचा पा रहे हैं। प्लांट चालू हो गया है तो यहाँ पे सालों से जो पुराना कचरा जमा किया गया था अब उसको सेग्रीगेट कर लिया जाएगा और जो प्लास्टिक अपशिट्स जो इधर उधर फैलते थे वो नहीं फैल करके अब उसका कहीं इस्तेमाल कर लिया जाएगा और जो बाकी अपशिष्ट बचेंगे उनका लैंडफिलिंग में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि हमारा सरायकेला सुंदर और स्वच्छ रह सके। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर कल रांची के होटवार स्थित खेल गांव में प्रथम राज्य स्तरीय कैरम टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 320 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सिमडेगा और दुमका के खिलाड़ियों का दबदबा दिखा। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।
आईपीएल में आज 2 मुकाबले होंगे। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत तो होगी। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच भी मुकाबला होगा। इधर कल बारिश की वजह से कोलकाता और बेंगलुरु के बीच मैच नहीं हो सका। आईपीएल से कोलकाता की टीम बाहर हो गई है। हेडर का दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस दोनों ही प्लेऑफ के रेस में बनी हुई हैं। शुभमन गिल की टीम 11 मैचों में 8 जीत और 16 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए टीम को सिर्फ 1 जीत की जरूरत है। वहीं अक्षर पटेल की टीम 11 मैचों में 6 जीत और 13 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 में दिल्ली कैपिटल्स और 3 में गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज की है। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से एक में दिल्ली कैपिटल्स और एक में गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज की है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां हमेशा बल्लेबाजों को मदद मिलती है। इसके साथ ही मैदान छोटा होने का फायदा भी बल्लेबाजों को मिलता है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो सकती है। इस मैच में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स के 11 मैचों में 13 अंक हैं। अब उसे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 3 में से कम 2 मैच जीतने होंगे, जबकि गुजरात टाइटंस की जगह प्लेऑफ में लगभग पक्की है। गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। टीम क्वालिफायर 1 बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना चाहेगी। ऐसे में इन दोनों के बीच दिल्ली में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज भी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर आज देश दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। संग्रहालय दिवस है। प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। साल 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण घोषणा की है कि आज देश भर के सभी एएसआई स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस को लेकर कल कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंटरनेट और दूरसंचार के क्षेत्र में भारत में काफी प्रगति हुई है और इनकी पहुंच भी बढ़ी है। सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से समाज और अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली संभावनाओं और डिजिटल अंतर को दूर करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साल 2025 के लिए WTIST का विषय डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना रहा है। आज की दुनिया में इंटरनेट से जुड़ा होना दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को डिजिटल रूप से समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से ये प्रारंभ किया गया था। भारत ने पिछले 1 दशक में टेलीकॉम और इंटरनेट के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल की है। देश में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 933 मिलियन से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 1188.70 मिलियन हो गए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व मार्च 2014 में 75.23% था। ये अक्टूबर 2024 में बढ़कर 84.49% हो गया। शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 555.2। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आज भी राज्य के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में कल अच्छी बारिश हुई। राज्य में 23 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। आंधी और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार।
आतंक के पनागाह पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले प्रतिनिधिमंडल में झारखंड के 2 सांसद। गोड्डा में खिलाड़ियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर पैन और वोटर कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों की जांच कराने का किया आग्रह। वर्ल्ड बैंक की टीम ने रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में मत्स्य पालन का लिया जायजा। मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर बल। और रांची में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर राज्य स्तरीय कैरम टैलेंट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राज्य भर के 320 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा।